राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, ये आपके PYQ हैं। लगभग पेपर ऐसा ही सेम आ रहा है। आप जो बोल रहे हो ना कि 2023 के सर PYQ कराओ, 2023 का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 2022 का हो रहा है, जो कि मैं पहले ही करा चुका हूँ। 2022 के मैं आपको सारे PYQ करा चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके शिफ्ट 1 का पेपर है 2017 का। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लें। 2023 के PYQ हैं मेरे पास। अगर आप चाहते हो तो वो मैं आपको आज शाम को उसकी एक वीडियो दूंगा। आप तब खुद स्वयं देखिएगा कि किस में से पेपर ज़्यादा आ रहा है। जो मैंने पेपर एनालिसिस की वीडियो डाली है, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, बच्चों ने बताया कि कैसे पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगा जो मैं PYQ करा रहा हूँ सेम वही पेपर आ रहा है। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तक छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और दोस्तों व्यवहारत अनुसंधान। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों को पहचानने, अध्ययन करने एवं समाधान खोजने के लिए प्रयुक्त होता है। क्रियात्मक शोध विधि का लक्ष्य परिणामों का तत्कालिक प्रयोग। क्रियात्मक शोध का लक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? विमर्श, प्रेक्षण, योजना, निर्माण, क्रियान्वयन। योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श, योजना, निर्माण, विमर्श, प्रेक्षण, क्रियान्वयन। तो दोस्तों जो सही क्रम है वो है पहले योजना निर्माण, फिर क्रियान्वयन, फिर प्रेक्षण, तब विमर्श। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त एकत्रीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। तो शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण, प्रदत्त एकत्रीकरण। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। अनुसंधान विधियां, समुच्चय 1, समुच्चय 2। तो हमें इन्हें बताना है। समुच्चय अनुसंधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि और इत्वृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना, प्रश्नावली, मानकीकृत परीक्षाएं, विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं। तो दोस्तों आपको कोड ही मिलेंगे, आपको हमेशा कूट मिलेंगे। आपको वन लाइनर क्वेश्चन तो एक आधी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कोड मिलेंगे। तो बी जो है दोस्तों वो हमारा सही है। और बी क्या है? प्रयोगात्मक विधि, मानकीकृत परीक्षाएं, कार्योत्तर विधि, विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली और इत्वृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोस्तों एक और बात बता दूं कि जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने बताया आपको मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता ज़रूर पढ़ के जाएं। आपको अभी ये बात सही नहीं लग रही है, आपको सही नहीं लग रहा है कि हो सकता है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो प्रश्न आपके सामने होंगे। रैम रोम कैचे वाला, आपका हार्ड डिस्क वाला, ये सुमेलन में आएगा। आपका नंबर सीरीज़ का एक आएगा, आपका अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग सीरीज़ में से एक आएगा, आपका तर्क वाला क्वेश्चन एक आएगा। आप दोस्तों ये पढ़ के जाइए, इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बार JRF ले लीजिए। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? समस्या स्थापन तथा इसकी परिभाषा के चरण में, शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के
चरण में। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र, शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियों, संवादपरक प्रस्तुतियां। तो ये जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष में अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में DSDC, डीलेट तथा PhD, DPhil की उपयोगिता हेतु प्रस्तुत अनुसंधान प्रतिवेदन को प्राय अनुसंधान प्रबंध या डॉक्टरेट शोध पत्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका दोस्तों गद्यांश आ गया। अब गद्यांश आपका किस प्रकार का आ रहा है? आपका जो सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर है, उससे रिलेटेड आपको गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश के आपके 5 प्रश्न बनेंगे। गद्यांश में बिल्कुल भी गलती ना करें। अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकम्पित कर दिया, भारतीय साहित्य पर स्वल्प प्रभाव भी डाल सका है। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। इसकी मुखर अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविताओं एवं उनके अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जब आप पैरा पढ़ लेंगे दोस्त पूरा, तो जब आपने पैरा पढ़ लिया उसके बाद आपको जो प्रश्न आपने देखे थे, आप स्टार्टिंग में ही 1-2 प्रश्न पर अपनी एक बार देख लें, ताकि आप जहाँ भी पढ़ेंगे बीच में आपको उत्तर मिल जाएगा। पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ा दिया था, इसने साहित्य के नींव को हिला दिया था, इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया। तो बी जो है आपका दोस्तों, बी एकदम सही उत्तर है। इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की? तो उसमें की थी पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली। तो ये आपका सही उत्तर है। टैगोर ने अपनी अंतिम कविताओं एवं अपने अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की मुखर अभिव्यक्ति के साथ पोल खोली। ठीक है दोस्तों, चलिए, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी? वे रूसी लोगों के कष्टों के प्रति उदासीन थे। वे जापानी सैन्य शक्तिवाद के पक्ष में थे। उनकी अनिश्चित निष्ठावानता से सृजनात्मक को बढ़ावा दिया। उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। महायुद्ध के समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एक नैतिक अंतर्द्वंद की दशा से गुजर रहा था। एक ओर अंग्रेजों द्वारा भारत में शोषण की त्रासदी थी, वहीं दूसरी ओर महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवी संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारक की पहचान कीजिए। अपनी ही धरती का सैन्य आधिपत्य, औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रतिरोध, विभाजन फलस्वरूप अनुभूति, तीव्र यंत्रणा और मित्र राष्ट्रों की विजय। तो विभाजन फलस्वरूप अनुभूति, तीव्र यंत्रणा। कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी के जनित प्रभाव क्या थे? दूसरे देशों का शंका भाव, प्रतिद्वंद्विता की निरंतरता, युद्ध का खतरा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। कश्मीर और बांग्लादेश की त्रासदी के उपरांत जो भी उत्साह एवं आत्मबल का कोष बना रहा, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। प्रस्तुत गद्यांश का कथ्य संदेश क्या है? आपदाएं अवश्य भावी होती हैं। संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है। भारतीय साहित्य का कोई विशिष्ट परिदृश्य नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, युद्ध और स्वतंत्रता से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर बी। प्रस्तुत गद्यांश का संदेश है कि संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है। दरअसल संक्षोभ का अर्थ अप्रिय घटना है जिससे मानवीय अनुभूतियाँ अधिक गहन एवं जटिल बन उभरती हैं। यही वेदना रचनाकारों के कलम की स्याही बनकर महान साहित्य को जन्म देती है।
प्रभावी संप्रेषण में पहल से यह माना जाता है तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता और बोध। तो डी है आपका बोध। संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें बोध, अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। पाठ्यवस्तु के फलस्वरूप के अनुसार शिक्षण संप्रेषण की स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावी संप्रेषण में कक्षा समूह के सदस्यों में आपसी विश्वास, बोध या समझ तथा सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। चलिए दोस्तों, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में, उग्र संदेशों में। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अमौखिक संदेशों में। मौखिक संचार से तात्पर्य संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता तक संप्रेषित करने से है। सरल शब्दों में सूचना एवं संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे या निर्गमित किए जाते हों, उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार में संदेश देने वाला तथा संदेश पाने वाला दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। अमौखिक संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप में शारीरिक भाव भंगिमा, शारीरिक हाव भाव के द्वारा सूचना प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? गति रहित, शांत रहित, तथ्यात्मक और खंडात्मक। तो सी आपका है तथ्यात्मक दोस्तों, सही उत्तर है। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके तथ्यात्मक सूचना की प्रकृति के होने में होती है। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उदासीन, उग्रता, कूट लेखक, एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, भार संकेत, कूट लेखक, कूटानुवादक, डिकोडर, अनुबंधन। तो उत्तर बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, कूट लेखक, एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं। भावबोधक संप्रेषण कूट लेखक या संचारक के व्यक्तित्व की विशेषताओं के द्वारा प्रेरित होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संचारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कूट लेखक संचारक ही संप्रेषण प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। कूट लेखक वह व्यक्ति है जो संचारित किए जाने वाले संदेश को प्रापक की समस्याओं को आवश्यकता अनुसार स्वरूप प्रदान करता है। कूट लेखक में प्रभावी संचार के लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। संचारक में संचार की निपुणता का गुण होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये वही प्रश्न आ रहे हैं और यही आपके प्रश्न आएंगे। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? दबाव, अवपीड़न, समर्पण, आमना सामना और अनुनय। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, अनुनय। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? कक्षा संप्रेषण दोस्तों सामाजिक पहचान का आधार है। भार निरर्थकताओं का, पूर्वग्रही उदासीनता, सामूहिक उग्रता का। तो कक्षा संप्रेषण ए आपका है, सामाजिक पहचान है। यहाँ पे अगर आप देखें आपकी नंबर सीरीज आ गई। ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है 1, 4, 27, 16, 36, 343। बीच में जो छूटा हुआ है वो हमें बताना है। तो दोस्तों बीच में छूटा है 125। आपको इसी में बता देते हैं कैसे। 1, 4, पहला 1, दूसरे पर 2, तीसरा है 27 और चौथा है आपका 16। तो यहाँ आपका क्यूब रूट नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, ये डिजिट का क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब यहाँ पे हो गया आपका पहले का क्यूब 1, 2 का, और ऐसे आपका क्यूब हो गया 125। चलिए आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी आ गई। ये प्रश्न, यही प्रश्न आपके डिट्टो आ रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आपके प्रश्न एकदम यही आ रहे हैं। श्रृंखला YBWFDUHGSKI, अगली श्रृंखला होगी दोस्तों QOL में, यही होगा। आप ABCD लिखें और आप बस मिलाते जाइए, बड़े आसानी से ये प्रश्न हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने का क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। ये जो आपका प्रश्न है 21 वाला, सेम ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। ये तीनों प्रश्न सेम ऐसे ही आ रहे हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करके जाते तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा। इन प्रश्नों को मजबूत कर लें, पक्का कर लें। यदि एक का कोड C है, M का I है, N का P है, S का O है, I का A है, P का N है, E का M है, O का E है और C का S है, तो कंपनीज का कोड क्या होगा? बस उन्होंने अक्षर बदले हैं, वो आप बदल लो। कंपनी का अब कंपनी का सूट क्या होगा? तो कंपनी का सूट होगा SEINCPAMO। बस आपका हो गया सही उत्तर। वो उन्होंने जिससे कूट बदले हैं, बस आप उन्हें लिख लो, वही लिख दो।
निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डाटा की पहचान कीजिए। ये सतत प्रकार के डाटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ रहा है, बार बार आ रहा है, और ये फिर आएगा। एक व्यक्ति द्वारा बोली जा सकने वाली भाषाओं की संख्या, एक घर में बच्चों की संख्या, शहरों की जनसंख्या, एक कक्षा में छात्रों का वजन। तो डी है दोस्तों, वो आपका सही उत्तर है, एक कक्षा में छात्रों का वजन। अली ने एक दुकानदार से ₹21 में एक गिलास, एक पेंसिल बॉक्स और एक कप खरीदा। राकेश ने दुकानदार से 28 में एक कप खरीदा, 2 पेंसिल बॉक्स और एक गिलास खरीदा। प्रीति ने दुकानदार से ₹35 में 2 गिलास, एक कप और 2 पेंसिल बॉक्स खरीदे। 10 कपों का मूल्य क्या होगा, यहाँ आपको बताना है। तो 10 कपों का मूल्य ₹70 होगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होगा ₹70। पहले गिलास का मूल्य x मान लिया, पेंसिल का मूल्य y और कप का z। अली ने खरीदा इतने का, है ना। राकेश द्वारा खरीदे गए 28 का, और समीकरण ये बने आपके, है ना। और प्रीति के द्वारा खरीदा गया कितने का, इतने का, और आपके समीकरण ये बने, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दिए तो आपके आगे ₹70। नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, जबकि चौथा शहर अलग है। इसकी पहचान कीजिए। लखनऊ, आपका लखनऊ, इलाहाबाद, ऋषिकेश, पटना। तो आपका लखनऊ दोस्तों अलग है, क्यों? क्योंकि आपके लखनऊ में गंगा नहीं है, गोमती बहती है। ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना में गंगा का बहाव है, जबकि चौथे शहर में गोमती नदी का बहाव है। नीचे तर्क की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, निम्नांकित में से उस कूट को चयन करें और निम्नांकित तर्क की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बार बार बन रहे हैं। निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होने चाहिए। निष्कर्ष आधार वाक्य वाक्यों द्वारा समर्थित होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ निष्कर्ष अनिवार्यतः आधार वाक्य वाक्यों से निकलने चाहिए। तर्क वैध अथवा अवैध हो सकता है। तो ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए यहाँ जानते हैं क्या है आपका। निगमनात्मक तर्क में आधार वाक्यों को सत्य मान लिया जाता है और निष्कर्ष अनिवार्यतः आधार वाक्यों से निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक तर्क में उचित और अनुचित के स्थान पर वैध और अवैध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। निगमनात्मक तर्क उस समय सत्य हो सकता है जब आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष के लिए निश्चयात्मक साक्ष्य प्रदान करता हो। अतः निगमनात्मक तर्क की विशेषता निष्कर्ष प्रेषक तथा प्रयोग के आधारित होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। असंगत, उप असंगत, अंतर्विरोधी और अधीन। सामान्य उद्देश्य तथा विधेय के 2 मानक निरपेक्ष तर्क इस प्रकार संबंधित हैं कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित रहेगा। यह तो संबंध अंतर्विरोधी तर्क कहलाता है। अंतर्विरोधी तर्क को व्याख्याति तर्क वाक्य भी कहते हैं। जब 2 तर्क वाक्य ना तो एक साथ सत्य हों और ना ही एक साथ असत्य, तब उसे व्याख्याति अंतर्विरोधी कहते हैं। जब 2 तर्क वाक्यों के उद्देश्य एवं विधेय पद समान हो किंतु परिणाम और गुण दोनों ही भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों में व्याख्याति अंतर्विरोधी संबंध होता है। महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट अथवा उत्कृष्ट नहीं। उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षियों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं है। यह किस प्रकार का तर्क है? जीव विज्ञानियों, शरीर संबंधी, सादृश्य परक और काल्पनिक। तो सी है दोस्तों सादृश्य परक। चलिए निम्नांकित तर्क वाक्यों में 2 इस प्रकार संबंधित हैं कि वे दोनों सही हैं, सही नहीं सकते हैं। उस कूट का चयन करें जो उन दोनों तर्क वाक्यों को बताते हैं। तर्क वाक्य प्रत्येक छात्र, अब ये आपका सर्कल बना के ही होगा और ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है, ये आपका सर्कल बना के ही होगा। प्रत्येक छात्र दत्तचित होता है, कुछ छात्र दत्तचित होते हैं, छात्र कभी भी दत्तचित नहीं होते, कुछ छात्र दत्तचित नहीं होते। तो कूट दिए हैं। तो ये आपका जो सही उत्तर है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, वो बी है, फर्स्ट और थर्ड। प्रत्येक छात्र दत्तचित होता है, छात्र कभी भी दत्तचित नहीं होते। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे इन्होंने किया। नीचे 2 तर्क वाक्य ए और बी दे गए, उन दोनों तर्क वाक्य 4 निष्कर्ष हैं, 1 2 3 4। तर्क वाक्य अस्पष्टता एक अभिशाप है, सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं। सभी गर्म बर्तन अभिशाप हैं, कुछ अस्पष्ट चीज़ें गर्म बर्तन हैं। सभी अभिशाप अस्पष्टता हैं, कुछ अभिशाप अस्पृश्यता हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका देखिए सर्कल बना के ही सॉल्व किया है।
हमेशा ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। जो वो बोल रहा है, अगर वो थोड़ा कुछ कह रहा है तो एक दूसरे से थोड़ा सर्कल टच कर दें, पूरा कह रहा है तो सर्कल उसके अंदर बना दें, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग सर्कल बना दें। तो आता है निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ठीक है। यदि कथन और कोई नहीं में विजयी होता गलत है, तो निम्नांकित में से किस कथन को सही माना जा सकता है? सही कूट का चयन करें। सभी वीर व्यक्ति दौड़ में विजयी होते हैं। दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति दौड़ में विजयी होते हैं वीर होते हैं। दौड़ में विजयी होने वाला कोई व्यक्ति वीर नहीं होता। तो बी आपका सही उत्तर है। दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। कथानुसार कोई नहीं और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति दौड़ में विजयी होता है गलत है। तो कूट में दिया गया सही कथन दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपकी यहाँ पे तालिका आ गई। ठीक है, तालिका आपकी वहाँ भी आ रही है, परसेंटेज निकलवा रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, संख्याएं बड़ी दी जा रही हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है, कैलकुलेशन लंबा हो रहा है। यही बात मुझे चारों शिफ्ट के बच्चों ने बोली कि सर कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आप बात करते हैं वर्ष की मद की। यहाँ पे बिक्री राजस्व लाख रुपए में है। मद जर्नल पत्रिका पुस्तक कुल 2012, 13, 14, 15। तो वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ? तो ए है 45%। अब 2012 की बात कर रहा है, 2012 देख लो। और किसकी बात कर रहा है? पुस्तकों की। तो पुस्तक पे आ जाओ, है ना। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं 2015 में कुल बिक्री से प्राप्त राजस्व इन्होंने निकालिए 44 + 51 + 78। ये इन्होंने तीनों को कैलकुलेट कर लिया 2015 के। 173 लाख रुपए। 2015 में पुस्तकों की 78 लाख रुपए। माना 2015 में पुस्तकों की बिक्री, हाँ अब ये रही। और माना 2015 में पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राजस्व कुल राजस्व का x% है, अतः 173। x% है तो 173 इंटू x/100 = 78। तो आपका 78 x की वैल्यू आ गई 45%। कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों के राजस्व में वृद्धि हुई? तो आपका सही उत्तर है 2। उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2013 में और 2012 की अपेक्षा कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है। अब ये कब निकलेगा? तो ईयर के हिसाब से सबको प्लस कर लो। जैसे जनरल 46, 47 हो गए, पुस्तक 73 से 77 हो गई। चलो इसी प्रकार 2013 के निकाले, 14 के निकाले, है ना। और जिसमें वृद्धि ज़्यादा हुई है आपकी इसमें 2 सालों में हुई है 39 से 46 और पुस्तक से 77 से 78। चलो, यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी हो, तो वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व में लगभग क्या है? रुपये 194 लाख, रुपये 187 लाख। तो डी आपका सही है, 177 लाख। यहाँ पे आप दोस्तों देख लीजिए, ये क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। टेबल से देखा, तीनों को प्लस करके निकाल दिया। जिसका ज़्यादा निकल रहा है बस हो गया आपका सही उत्तर। तो ज़्यादा निकला 2016 का 177 लाख रुपए बस। प्रश्न संख्या 34 से 36 के लिए किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा MCA छात्रों के संबंध में आंकड़ा छात्रों के प्रदर्शन तथा लिंग के अनुसार। यहाँ दोस्तों आपकी 2 तालिका हैं, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर 2 तालिका हैं। इससे बढ़िया आपको पेपर कोई नहीं कराएगा कि जिसमें मैंने हर तरह का आपको PYQ का पेपर करा दिया है। मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका JRF निकल जाए। अगर आप भी मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं तो आपका JRF ज़रूर निकलेगा दोस्तों इस बार। MCA छात्रों की संख्या, प्रदर्शन, लिंग, औसत, उत्तम, उत्कृष्ट कुल, पुरुष महिला कुल। तो यहाँ उत्कृष्ट 10 हैं आपके, उत्तम 30 हैं और कुल हैं 32। पैनिक बटनों को दबाया गया किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसने यह निर्णय किया कि ये निम्नांकित तथ्य स्वतः साक्ष्य थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो ये इन्होंने ये सॉल्व कर दिया। आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे। B 40% छात्र महिलाएं थी। पुरुष छात्रों में 1/3 औसत स्तर। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, माना कुल छात्र x हैं तो x का 40% 32 हो गया। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाल लिया जो कि हम बार बार निकाल लें। तो x निकल आया 80 छात्र। ठीक है, अब जानकारी A के आधार पर ये देखिए, कुल उत्तम 30, उत्कृष्ट पुरुष 10, कुल 40।
और छात्रों पुरुष की संख्या 80 माइनस 32, 48 छात्र पुरुष। जानकारी सी के आधार पर ये आपका निकल रहा है। तो तालिका बनाने पर ये आपका फुल हो गया तालिका। अब ये आपका तालिका आ गया पूरा। अब यहाँ पे ये दे रहे हैं कितनी महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट हैं। पहले तो इन्होंने तालिका भी नहीं दी, वो भी हमें ही निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ये दोस्तों बहुत हार्ड प्रश्न है, अगर ये आपके में आ गया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। कितनी महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट हैं, तो आपका ए है 0। ठीक है, चलिए 0 ये रहा। आप तालिका से देख लीजिए और कहीं से नहीं देखना। महिला छात्रों का कितना अनुपात उत्तम है, आपका बी है दोस्तों 0.25। यहाँ पे उत्तम है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। उत्तम महिला छात्र 8, कुल महिला छात्र 32, तो हमारा आ गया 0.25। उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है, तो ये भी दोस्तों बहुत है 0.73। उत्तम छात्रों की संख्या 22, कुल उत्तम छात्र 30, तो 0.73। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। S1 दशमलव संख्या 11 षोडश संख्या 11 से बड़ी है। S2 द्विघाती संख्या 1110.101 के आंशिक भाग का दशमलव माना 0.625 है। केवल S1 केवल S2, S1 तथा S2, ना ही S1 ना ही S2। तो B जो है दोस्तों वह आपका सही उत्तर है, केवल S2। दशमलव संख्या 11 षोडश संख्या 11 से छोटी होती है। दशमलव संख्या का बेस 10 होता है, जबकि षोडश संख्या बेस 16 होता है। अतः कथन S1 सत्य। S2 द्विघाती संख्या 1110.101 के आंशिक भाग का दशमलव 0.625 है, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या को द्विघाती संख्या में परिवर्तन करने के लिए 2 से गुणा करते हैं तथा इसके पूर्ण भाग को अलग कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का उप समुच्चय माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिक सुरक्षित कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन कथन सही हैं। दोनों, फर्स्ट तथा सेकंड, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, केवल सेकंड केवल फर्स्ट। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। चलिए, ये दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न आपके आ गए हैं। बड़े हिसाब से इन प्रश्नों का सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से को उपयोग अधिकार को कॉपीराइट नहीं कहा जाता है, बल्कि कॉपी लेफ्ट कहते हैं। अतः कथन सेकंड भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है। सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी। हाँ, ये प्रश्न आपका आज भी आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न आपका एकदम सही है। इसमें CPU, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और RAM ऑफिस सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल गलत ना कर दें, क्योंकि अगर आपने ये गलत कर दिया, ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके बार बार पेपर में आ रहा है और ये फिर से आएगा। निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोग की कौन सी विशेषता है। एक से अधिक प्रयोगकर्ता वेब 2.0 के अनुप्रयोग के लिए एक समय पर केवल एक अपना समय निर्धारित करते हैं। तो आपका बी दोस्तों सही उत्तर है। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के स्थान प्रकाश में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, डाटा सोर्सिंग, मेल मर्ज, स्पैम मेल। तो सी आपका सही है दोस्तों, मेल मर्ज। मुख्य दस्तावेज, मेन डॉक्यूमेंट, फील्ड नेम, डाटा स्रोत, डाटा सोर्स। डाटा स्रोत में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तित सूचना के संयोजन के प्रक्रम को मेल मर्ज कहते हैं। DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD परिवर्ती किसके लिए है। डिजिटल वेक्टर डिस्क, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल विजुलाइजेशन डिस्क। तो सी जो है आपका वो सही उत्तर है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए दोस्तों,
अब अविकलन और तर्क वाला सतत विकास मानव के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो भी है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इनके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। अगर आप दोस्तों सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर खोलें। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपका पेपर 1 वहीं से पूरा हो जाएगा, बस आप एक बार वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, वाणिज्य क्षेत्र, उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा, पावर प्लांट। तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर है सड़क परिवहन। वाहनों से निकलने वाले धुएं में विविध प्रकार की जहरीली गैसों व कण होते हैं। इनसे उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होती है। ये जहरीली गैसों व कण वायुमंडल को दूषित कर वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं। सड़क परिवहन से निकलने वाले धुएं से अन्य प्रदूषण तत्व सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन आदि। निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा, डेंगू। तो डी है आपका, डेंगू जल जनित रोग नहीं है दोस्तों, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। चलिए, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक का पावर उत्पादन का लक्ष्य है। ये प्रश्न दोस्तों आपका बार बार आ रहा है, ये फिर आएगा। मैंने जितने अब तक कम आपके 40 PYQ के सेट लगवा दिए, उन 40 में ये प्रश्न आया है। 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट, 15 गीगावाट। तो बी है आपका दोस्तों 5 गीगावाट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा का 60 और जैव का 10 और जल विद्युत परियोजना के 5 गीगावाट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए? रवांडा, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया। तो आपका ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है रवांडा। रवांडा की राजधानी किगाली में 15 अक्टूबर 2016 को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रोमौसमी नहीं? हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी। तो डी है आपका सुनामी। प्राकृतिक आपदाओं में हिमस्खलन, समुद्री कटाव तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हाइड्रोमौसमी आपदा है, जबकि सुनामी लहरों के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें प्रमुख भूकंप हैं, जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। चलिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका सी सही है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय का प्रश्न भी बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्चा बना सकते हैं, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो आपका बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, डीम्ड विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या स्वयं बना सकते हैं। तो आपका बी सही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपका ये ख़त्म होता है पूरा सेट। हालांकि 2017 में इससे ज़्यादा प्रश्न आते थे, लेकिन मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, हो सकता है कि अभी आप ये सोच रहे हो ये प्रश्न नहीं आएंगे। दोस्तों आप यकीन मानिए, यही प्रश्न आपके पेपर 1 में आ रहे हैं और यही आएंगे। अगर आपने अभी भी देरी कर दी तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। आप बस जाके मेरी प्लेलिस्ट देख लो, आपका पेपर 1 हो जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ आपका कि आपका पेपर 1 50% से अबव हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।